बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ BPCC 132 के हवाले से एक नए उन्वान के साथ एक नए मौजू पर फिर से आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा कि पिछले क्लास में हमने आप लोगों के साथ एक लंबी गुफ्तगू की थी रवैये के बारे में। रवैये के बारे में ये गुफ्तगू थी हमारी कि रवैया क्या है, कैसे बनता है, कैसे बदलता है, वगैरह वगैरह। या अगर आपको याद होगा तो आपने तो क्या रवैया और बर्ताव को अलग अलग समझने की जरूरत है, या रवैये और बर्ताव में कोई फर्क नहीं होता है, वगैरह वगैरह। रवैये के बारे में पिछले क्लास में ये बताया गया था कि रवैया में को जनरली ABC मॉडल कहते हैं। आप लोगों ने अपने सिलेबस में अपनी किताब में भी जरूर पढ़ा होगा कि, और पिछले क्लास में अगर आपने सुना होगा तो हमने बताया भी था कि रवैया को ABC मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं: अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल। ए से अफेक्टिव, बी से बिहेवियरल और सी से कॉग्निटिव। यानी कि रवैया कायम करने में, रवैया बनाने में सबसे पहले हमारा दिमाग काम करता है। हम उस चीज को समझते हैं, महसूस करते हैं और फिर कोई रवैया या कोई बर्ताव करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम ये बताएं कि अगर आपके सामने एक सांप है तो आप सांप देखते हैं और आप अपनी जानकारी के हिसाब से ये जानते हैं कि सांप एक खतरनाक जानवर है, आपकी जान को उससे खतरा हो सकता है। तो आप क्या महसूस करते हैं? आप डर महसूस करते हैं। तो जैसे ही हम सांप को देखते हैं और अपनी इस जानकारी को अप्लाई करते हैं कि सांप एक जहरीला जानवर है, वो अगर हमें काट देता है तो हमारी जान भी जा सकती है, तो हमारे अंदर डर का एहसास होता है, हम खौफजदा हो जाते हैं। और जैसे ही ये एहसास हम पर तारी होता है, हम भाग खड़े होते हैं, हम उससे दूर जाना चाहते हैं। यानी कि हमारे बर्ताव में ये बदलाव आया कि जैसे ही हमने सांप को देखा तो तुरंत हम उसे देख करके भागने लगते हैं। यही हमारा रवैया है कि सांप को देख करके हम जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा बर्ताव हो रहा है, इसे हम रवैया कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको पिछले क्लास में बताई थी और आज के इस क्लास में हम ये जानेंगे कि ये रवैया और ये जो बर्ताव है, क्या ये दो अलग चीज है या ये एक ही चीज है, या इन दोनों में कोई रिलेशन है, कोई तालमेल है, कोई राब्ता है, क्या है। तो इसको जानने के लिए ये बात जरूरी है कि हम ये जाने कि अगर हमारा रवैया अच्छा है तो हमारा बर्ताव भी अच्छा होगा, अगर हमारा रवैया बुरा है तो हमारा बर्ताव भी बुरा होगा। और इन दोनों के बीच में एक तालमेल होता है, यानी कि एक रवैया बर्ताव को मुतासिर करता है, या हम ये कह सकते हैं कि बर्ताव से हमारा रवैया जो है वो बनता या बिगड़ता है। इन दोनों के रिलेशन को समझने के लिए ये जरूरी है कि क्या रवैया और बर्ताव ये दोनों आपस में एक दूसरे से कोई रिश्ता रखते हैं, या इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, या रवैया ज्यादा अहम है और बर्ताव कम, या फिर इसके उलट हम ये कह सकते हैं कि बर्ताव से ही रवैये का फॉर्मेशन होता है या उसका रवैया जो है वो बनता है। इसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर ये बात आप लोगों के साथ ये गुफ्तगू करना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे आप लोगों से कि रवैये और तर्ज अमल यानी कि हमारे बर्ताव में एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है। किस तरह का रिश्ता है? रिश्ता बहुत तरीके का है। आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स को अलग अलग करके लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले आपको जो दिखाई पड़ रहा है नाजरीन, वो है लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी। यानी कि हमारा जो रवैया होता है वो स्पेसिफिसिटी यानी कि खासियत से मुतासिर होता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि नफ्सियात आपको बहुत पसंद है, नफ्सियात आपको अपने पढ़ाई के लिए एक सब्जेक्ट के तौर पे बहुत पसंद है, लेकिन नफ्सियात में बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं। आप लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे
कि जैसे समाजी नफ्सियात है, इल्मी नफ्सियात है, और भी बहुत सारे नफ्सियात के हैं, न्यूरो साइंस है, इसमें बहुत सारे इसके ब्रांचेस है, रिसर्च है वगैरह वगैरह। लेकिन आपको नफ्सियात एक डिसिप्लिन के तौर पर, एक सब्जेक्ट के तौर पर बहुत पसंद है, लेकिन हो सकता है कि आपको समाजी नफ्सियात पढ़ना पसंद ना हो। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि उस जिस चीज को हम पसंद करते हैं उसमें से भी कुछ खास चीज को हम ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ खास चीज को हम नापसंद करते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि अपने मुआशरे में या अपने जिस माहौल में हम रहते हैं वहां पर हम कुछ चीजों को पसंद करते हैं और कुछ चीजों को नापसंद करते हैं। कुछ खास चीजें जो चीज हमारे लिए आसान होती हैं या हमें ज्यादा मुतासिर करती हैं वो हम ज्यादा पसंद करते हैं, और जो चीजें हो सकता है कि हमारे लिए मुश्किल हो या जो हमारी समझ के बाहर होती हो वो उन्हें हम नापसंद करते हैं। तो स्पेसिफिसिटी एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी वजह है जिससे कि हमारा रवैया और बर्ताव दोनों जो है वो मुतासिर होता है। खास तरह की चीजों पर जब हमारा रवैया अच्छा होता है, जिसे हम पसंद करते हैं उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, उसे हम बार बार करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं और पसंद करते हैं, और जो चीज हमें नापसंद है हम उससे परहेज करते हैं। तो स्पेसिफिसिटी का जो फैक्टर है वो हमारे रवैये को और हमारे बर्ताव को मुतासिर करता है। उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जहां तक हमारी जो पहुंच होती है, तो जो चीज आसानी से जहां हम पहुंच जाते हैं वो चीज हमें पसंद आने लगती है, और जिस चीज में मुश्किल होती है वो हम पसंद नहीं करते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक रवैया ये बनता है कि जो चीज आसानी से हमें मिल जाती है या जो हमें मयसर हो जाती है, जिसे जिसे पाने में या जिसे हासिल करने में हमें ज्यादा मेहनत की, ज्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता है, उसकी तरफ हम ज्यादा रुजू होते हैं। और जो चीजें हमें मुश्किल लगती हैं या हमें पाने में ज्यादा तकलीफ या दुश्वारी का सामना करना पड़ता है उसे हम छोड़ देते हैं या उसे हम नापसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेसिबिलिटी यानी कि जहाँ जो हमारी पहुंच है वो भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे रवैये को और हमारे बर्ताव को मुतासिर करती है, या हम ये कह सकते हैं कि रवैये और बर्ताव में जो रिलेशन है, जो ताल्लुक है, उसमें उसका एक अहम फैक्टर एक्सेसिबिलिटी भी हो सकता है। उसके बाद है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर का से ताल्लुक ये है कि नाज़रीन हमारे अंदर एक नेचर है, एक ऐसा हमारा जो रूप होता है या एक हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपने आसपास के लोगों को या हम जिस ग्रुप में रहते हैं उसके उसके लोगों को, उनके बर्ताव को, उनके रवैये को ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा फेवर करते हैं उनको। और जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं यानी कि जिसे हम आउट ग्रुप कह सकते हैं, तो उन्हें उनके रवैये को या उनके बर्ताव को हम कम पसंद करते हैं। अपनी चीजों में खराबी रहते हुए भी हम उन चीजों के लिए हमारा जो रवैया होता है वो अच्छा होता है, वो सही होता है, वो गलत नहीं होता है। लेकिन दूसरे की चीजों में हम ज्यादा गलती निकालते हैं, ज्यादा उनको उनके रवैये में हम जो नेगेटिव चीजें हैं वो हम ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इन ग्रुप और आउट ग्रुप का जो मसला है, तो इन ग्रुप में हमारा जो रवैया है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है और आउट ग्रुप में हमारा रवैया जो है वो फेवरेबल नहीं होता है। जिस मुआशरे में यानी कि अगर हम इन ग्रुप के मेंबर हैं तो हमारा जो रवैया होगा वो अपने लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने का होगा, अपने लोगों को ज्यादा वैल्यू देने का होगा और दूसरे लोगों को कम वैल्यू देने का होता है। मिसाल के तौर पर हम ये यहाँ पर एक मिसाल देना चाहेंगे कि जैसे कि अगर आप अपने घर में हैं तो घर आपका एक ग्रुप हुआ और आपका पड़ोस दूसरा ग्रुप हुआ, तो आप अपने घर के मेंबर के साथ, घर में जितने फर्द हैं उनके साथ जो आपका रवैया होता है वो ज्यादा फेवरेबल होता है, और अपने आपके पड़ोस के लोगों के साथ जो रवैया होगा वो उनसे कम होगा। तो यहाँ पर ये भी एक ऐसा फैक्टर होता है कि अपने ग्रुप के जितने मेंबर हैं उन ग्रुप के उन लोगों के साथ जो हमारा जो तालमेल होता है, जो हमारा रवैया होता है वो बहुत अच्छा होता है और हम अच्छे से पेश आना चाहते भी हैं।
लेकिन दूसरे लोगों के साथ हमारा रवैया उतना अच्छा नहीं हो सकता है। इसके बाद इम्पोर्टेंस और एक है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी कि इससे जो रवैया मुतासिर होता है, यानी कि इम्पोर्टेंस किस बात का, इम्पोर्टेंस इस बात का कि किस बात का क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि कोई चीज हमारे लिए कितना अहम मकाम रखती है। जो चीज ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अहम है, खास होती है, हमारा रवैया उसके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। और जो चीजें कम इम्पोर्टेंट है, ये कम अहम होती हैं या ज्यादा हमारे लिए वो काम की चीजें नहीं हो सकती हैं, उनके लिए हमारा रवैया जो है वो दूसरी तरफ का होता है, यानी कि नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो हमारे काम की है, हमारे लिए खास है, हमारे लिए मायने रखती हैं, तो हमारा रवैया उनके लिए अच्छा होता है। और अगर वो चीज हमारे लिए खास नहीं है, यानी कि हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है, तो हम उसके लिए हमारा रवैया जो है वो नेगेटिव हो जाता है। या फिर अगर वो चीज हमारे पहुंच से बाहर भी हो जाती है, तो भी वो चीज हमारे लिए कम खास होती है। खास तो होती है, मान लीजिए कि कोई चीज आपको ऐसी है, जो ऐसी पसंद है या आप लेना चाहते हैं जो आपको बहुत ज्यादा आप पसंद करते हैं, लेकिन आप उस चीज की पहुंच से बहुत बाहर है, या आपको वो चीज नहीं मिल सकती है किसी भी वजह से, तो आपके लिए वो चीज कम इम्पोर्टेंट हो जाती है और फिर उसकी तरफ आपका रवैया जो है वो नेगेटिव हो जाता है। दूसरा है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी कि अपने तजुर्बे से हम जो रवैया अपनाते हैं, या अपने तजुर्बे से, खुद तजुर्बे से, जैसे कि बहुत सारी बातें या बहुत सारा जो हमारा रवैया होता है वो देख करके होता है, या कहीं से सुन करके होता है, या हमने कहीं पढ़ा होता है, तो उसके बिना पर हम कोई ना कोई रवैया कायम करते हैं। लेकिन कई एक दफा क्या होता है कि हम डायरेक्ट उस खास रवैये से रूबरू होते हैं, यानी कि उस रवैये के साथ या किसी चीज के साथ हमारा जो ताल्लुक होता है वो डायरेक्ट होता है, एक फेस टू फेस होता है, या हम खुद तजुर्बा करके उस तरह के रवैये को अपनाते हैं या उस रवैये से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह की चीजों के साथ हमारा खुद तजुर्बा होता है, यानी कि हम उस चीज के डायरेक्ट कनेक्शन में आते हैं, तो वहां से हमारा जो रवैया है या हमारा जो बर्ताव है वो बदल जाता है। या तो वो सही होगा, यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, या गलत हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कोई चीज हमने सुनी हो कि ये चीज बहुत बुरी होती है और इसमें जो है वो कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बुरा है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हमारा ताल्लुक उससे हो पड़ता है, या जब हम वो चीज हमारे तजुर्बे में आती है, तो हमें लगता है कि ये चीज तो बहुत अच्छी थी, इसके बारे में जो हमने सुना था या जो हमें बताया गया था वो इसके बिल्कुल अलग है, उससे बिल्कुल उलट है। ये चीज हो सकता है जैसे कि आप को ड्राइविंग करनी है और हमने आपसे ये कहा कि ड्राइविंग करने से एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइविंग करने में रिस्क ज्यादा होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप खुद ड्राइविंग करते हैं तो आपको ये तजुर्बा होता है कि ड्राइविंग करने में कहीं से कोई रिस्क नहीं है, या ड्राइविंग करने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई जान जाने की या एक्सीडेंट होने की चांसेस होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो खुद तजुर्बे से आपका एटीट्यूड या जो रवैया बनता है, वो रवैया पहले के रवैये से अलग होता है। तो रवैये और बर्ताव में एक फैक्टर ये भी खास अपनी जगह रखता है कि जब हम किसी चीज का तजुर्बा करते हैं, अपने से तजुर्बा करते हैं, तो उस तजुर्बे के बिना पर हमारा रवैया बदल जाता है, या हमारा रवैया जो है वो पहले के रवैये से अलग हो सकता है। कुल मिलाकर फिर ये कह सकते हैं कि तब रवैये और तर्ज अमल में ताल्लुक है, यानी कि रवैया और तर्ज अमल या बिहेवियर एक दूसरे को अफेक्ट करता है। हमारा रवैया जिस तरीके का होगा, हमारा बर्ताव उसी ढंग का होगा, और हमारा बर्ताव भी उसी तरीके का होता है जिस तरीके का हमारा रवैया होता है। अगर हम किसी को पसंद करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी को पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो बर्ताव होगा उसके साथ वो बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम उसे पसंद करते हैं। हम उसके साथ अच्छे से पेश आएंगे, हम उसके साथ अच्छे से बातचीत करना पसंद करेंगे, हम उसकी मुश्किलों को आसान करना चाहेंगे, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जो उस इंसान के साथ या किसी चीज के साथ हम पेश करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एटीट्यूड उसके लिए फेवरेबल है, यानी कि हमारा जो रवैया है उसके लिए हमारा जो बर्ताव है वो सही होगा,
पॉजिटिव होगा, फेवरेबल होगी। और जब इसके उलट अगर किसी चीज या किसी इंसान को हम नापसंद करते हैं तो हमारा बर्ताव भी उसी के हिसाब से होता है, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग हम या तो उस इंसान से दूरी बना के रखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से पेश नहीं आते हैं, या अगर वो कोई चीज है तो उस चीज से हम परहेज करना चाहते हैं और उससे हम किसी भी तरीके से उसके साथ अच्छा सलूक जो है वो नहीं करते हैं। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड होगा, यानी कि हमारा जो बर्ताव है उस बर्ताव से ये जाहिर होगा कि हम उसके लिए हमारा जो रवैया है वो नेगेटिव है, यानी कि जो सुलूक हम दिखा रहे हैं उस सुलूक से हमारे बर्ताव के बारे में पता चलता है, या इसके उलट हम ये कह सकते हैं कि हमारे बर्ताव से हमारे रवैये के बारे में पता चलता है। तो ये कहा जा सकता है कि रवैये और बर्ताव में ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, जिसके लिए बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं और उस फैक्टर के बिना पर हम ये कह सकते हैं कि रवैये और बर्ताव में रिलेशनशिप है। इसके बाद माहिर नफ्सियात ने इसी कड़ी में 3 उन्वान को पेश किया जो आपस में एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं या मिले हुए हैं, हम ये कह सकते हैं कि उनकी वजह से इस रवैये का कायम होना या किसी के रवैये के बारे में जो कोई जानकारी है वो हमें मिलती है। ये 3 कॉन्सेप्ट या 3 जो लफ्ज माहिर नफ्सियात ने दिए वो थे स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि दकियानूसी तसव्वुरात, तासुब और इम्तियाजी सलूक। यानी कि दकियानूसी तसव्वुरात जैसे ही हम ये कहते हैं, तसव्वुरात का लफ्ज जैसे ही हमारे जहन में आता है तो हम ये समझ सकते हैं ये तसव्वुर कहाँ से हो रहा है, ये तसव्वुर हमारे दिमाग से हो रहा है, यानी कि इसका रिश्ता हमारे कॉग्निशन से है। तासुब में ये होता है कि हम किसी इंसान के बारे में एक नेगेटिव एटीट्यूड और उस इंसान के बारे में ही नहीं, उस पूरे ग्रुप के बारे में, उस इंसान के उस चीज के पूरे ग्रुप के बारे में हम एक नेगेटिव एटीट्यूड बिना किसी फैक्ट के, यानी कि बिना किसी हकीकत को जाने एक यकीन कायम कर लेते हैं, जो कि ज्यादातर मामले में गलत होता है। और डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि इस यकीन के बिना पर हम जो हरकत करते हैं उसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमारे अंदर कोई एक ऐसे दकियानूसी ख्यालात आते हैं। दकियानूसी ख्यालात में यह है कि इसमें कोई हकीकत नहीं होती है और वो ख्यालात हमें किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे एक ग्रुप के लिए, एक कम्युनिटी के लिए, एक इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। और प्रेजुडिस में क्या होता है कि प्रेजुडिस में जिसे हम तासुब कहते हैं, उसमें हम किसी भी ग्रुप के बारे में जो ख्यालात हमारे होते हैं उससे जुड़े हर एक उस इंसान के लिए हम वो नेगेटिव एटीट्यूड है, जो रवैया है हमारा, वो उसको हम अपनाते हैं और अपनाने के बाद हम इसी ख्याल से मुतासिर होके, इसी ख्याल की वजह से उस इंसान का अपने साथ एक डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एक इम्तियाज करते हैं, यानी कि अपने से अलग करना, अपने से उसकी अलग पहचान रखना, उसको दूसरे लोगों से अलग करना, इस तरह की हरकत करते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। तो स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि दकियानूसी तसव्वुरात, तासुब और इम्तियाजी सलूक तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और इन तीनों का कहीं ना कहीं कोई तालमेल रहता है और जिसकी वजह से एक की वजह से दूसरा और दूसरे की वजह से तीसरा जो है वो मुतासिर होता है। तो सबसे पहले नाज़रीन हम यहाँ पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे दकियानूसी तसव्वुरात के बारे में कि दकियानूसी तसव्वुरात क्या है। तो जैसे कि भी हमने आपको बताया कि दकियानूसी तसव्वुरात हमारे जहन का, या हम ये कह लें कि हम एक ऐसी सोच अपने ऊपर हावी कर लेते हैं जिसका कि कोई हकीकी जिंदगी से या हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जैसे कि किसी अगर हम ये मान लेते हैं कि जब आप लोगों ने बहुत जैसे ये सुना भी होगा कि बिल्ली अगर रास्ता काट देती है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए या कोई बुरा हो जाए, इसमें कोई हकीकत या कोई फैक्ट नहीं होता है। बिल्ली अगर उधर से आप भी जा रहे हैं और बिल्ली भी जा रही है तो जाहिर से बात है रास्ता वही है तो बिल्ली भी उसी रास्ते से गुजरेगी। लेकिन ये हमारा स्टीरियोटाइप माइंड है
दकियानूसी हमारे ख्यालात होते हैं कि हम, चूंकि हमने सुन रखा है कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो वो काम वहां पर खराब हो जाता है, या हमने पढ़ा है, या किसी के साथ अगर ऐसा सचमुच हुआ होगा तो हम ये मान बैठते हैं कि सचमुच में जब जब बिल्ली अगर रास्ता काटेगी तो हमारा काम जो है वो खराब होगा, या हमें उस चीज से परहेज करना चाहिए। तो हम भी, हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो बर्ताव होता है वो यही होता है कि अगर बिल्ली सचमुच रास्ता काट दे तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं या परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि हमारा जो काम था वो तो अब गड़बड़ हो गया क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। यहाँ इस चीज के पीछे कोई हकीकत नहीं है। बिल्ली का रास्ता है तो वो आपके लिए भी है और बिल्ली के लिए भी है और कुत्ते के लिए भी, सबके लिए है। क्यों बिल्ली ही अगर रास्ता काटेगी तो हमारा काम नहीं होगा? ये सिर्फ हमारे एक दकियानूसी ख्यालात का नमूना है। या अगर हम ये कहें कि औरतें कमजोर होती हैं, मर्द जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, या औरतें बहुत इमोशनल होती हैं, मर्द जो है वो बहुत इमोशनल नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें अगर हम करते हैं तो इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। बहुत से लोगों को ये परहेज होता है कि खास तरीके की अगर पढ़ाई करनी है तो वो पढ़ाई औरतें नहीं कर सकती हैं, वो मर्द ही कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर साइंस की पढ़ाई हो, स्पेस की पढ़ाई हो, स्पेस वहां जाना हो अगर, या आजकल तो खैर बहुत ज्यादा आगे औरतें बढ़ गई हैं, लेकिन ख्याल बहुत से लोगों का आज भी ऐसा होता है कि ये उसमें एक दो ही औरतें कर सकती हैं, ज्यादातर औरतें ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो कमजोर होती हैं। ये हमारा दकियानूसी तस्वुरात होता है। तो दकियानूसी तस्वुरात में ये होता है कि हमारा जो दिमाग है वो एक ऐसे फैक्ट को मान लेता है, एक जो जिसमें की कोई हकीकत नहीं होती है, और वो कहीं से सुन करके या कहीं से पढ़ करके या हम जो पहले से चली आ रही है बातें, उन बातों को मानते हुए हम उसे अपना लेते हैं और हमारे रवैये में वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। दकियानूसी तस्वुरात के बारे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये कहाँ से आया? तो ये ग्रीक वर्ड है, यानी कि ग्रीक लफ्ज है जो कि ग्रीस से पैदा हुआ, और इसमें दो वर्ड है, स्टीरियो और टाइपो। स्टीरियो का मतलब होता है पक्का, मजबूत, और टाइपो का मतलब होता है इंप्रेशन, यानी कि एक ऐसा मजबूत इंप्रेशन, एक ऐसा मजबूत असर जो कि किसी इंसान के रवैये में देखने को मिलता है या किसी इंसान के बर्ताव से जाहिर होता है, इसे स्टीरियोटाइप कहा जाता है। तो स्टीरियोटाइप में का ये मतलब हुआ, इसका मतलब ही ये होता है कि एक ऐसा रवैया जो कि इतना मजबूत है जिसको कि हम और आप उसको आसानी से बदल नहीं सकते, यानी कि हमारा जो जहन है उसको बदलने में या उसको इनकार करने से मना करता है, परहेज करता है। और दूसरे लफ्जों में फिर ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा ओपिनियन है, एक ऐसी राय है किसके बारे में, जो किसी इंसान के बारे में, खास तौर पर किसी एक पूरे ग्रुप के बारे में हम एक पहले से एक ऐसा ओपिनियन बना के रख लेते हैं कि खास तरीके के लोग, खास तरीके का ग्रुप, खास तरीके की कम्युनिटी ऐसी ऐसी होती है, यानी कि हम अपने हिसाब से उसको मान लेते हैं कि इसमें इस तरह के बातें हो सकती हैं जो कि फैक्ट नहीं होती हैं, यानी कि हकीकत में नहीं होती हैं, लेकिन हमारा पक्का ये यकीन होता है कि उस ग्रुप में ऐसी बातें होती ही हैं, और यही बात, इसी बात को मानते हुए हम उनके साथ पेश आते हैं। जैसे कि यहाँ आप स्लाइड में देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ये देखें कि अगर घर में खाना आपके डाइनिंग टेबल पर लगा होता है तो हम ये मानते हैं कि उसे सर्व करने का, यानी लोगों को खिलाने का काम किसका होगा? खिलाने का काम औरतों का ही होगा, मर्द उसे सर्व नहीं कर सकते हैं। ये स्टेक हमारा दकियानूसी तस्वुरात है, या दकियानूसी ओपिनियन हम इसको मान सकते हैं कि ये ऐसा माना जाता है क्योंकि ये औरतें ही करती चली आ रही हैं, इसलिए हम भी ये मान के बैठते हैं कि ये करेंगे कौन? ये औरतें ही करेंगी, मर्द इसे नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मिसाल है दकियानूसी तस्वुरात का। अब बारी है कि दकियानूसी तस्वुरात कितने तरीके के होते हैं। तो दकियानूसी तस्वुरात बहुत, उसके अक़साम जो है वो बहुत सारे हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप के बहुत सारे अलग अलग किस्म है,
जिसमें एक सबसे खास किस्म है वो है जेंडर स्टीरियोटाइप। हर एक समाज में, हर कम्युनिटी में ये देखने को मिलता है कि औरत और मर्द के बीच में एक ऐसा कुछ ज्यादा दकियानूसी तस्वुरात यहाँ पर होते हैं कि औरतें ऐसा कर सकती हैं, मर्द ऐसा कर सकते हैं, औरतों के लिए ये काम सही नहीं है, मर्द के लिए ये काम ज्यादा सही है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जेंडर स्टीरियोटाइप, या जिसको हम सनफी कह सकते हैं, दकियानूसी तस्वुरात, कि उसमें ये देखा जाता, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एक औरत बॉक्सिंग कर रही है, तो ये बॉक्सिंग करना औरतों का काम नहीं है। ऐसा नहीं माना जाता है कि औरतें ऐसा कर सकती हैं। ये काम मर्दों का होता है, क्योंकि उनमें ताकत ज्यादा होती है। औरतें ज्यादा अच्छी केयर टेकर हो सकती हैं, ज्यादा इमोशनल होती हैं, ज्यादा दूसरों की परवाह करती हैं, और मर्द जो है वो ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा उनमें गुस्सा होता है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हम मान बैठते हैं, और इस बिना पर हम दोनों में फर्क करते हैं कि कुछ दायरा औरतों के लिए सिमट जाता है और कुछ दायरे मर्दों के हिस्से के लिए ही होते हैं, जहां पर हमारी दखलंदाजी यानी कि औरतों की दखलंदाजी नहीं होती है। और इसी बिना पर पूरी दुनिया में, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, कोई भी किसी दुनिया का कोई भी कोना हो, वहां पर ये देखा जाता है कि जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से औरतें और मर्दों के बीच में बहुत फर्क होता है। उनके हिस्से का काम अलग अलग होता है, उनके साथ होने वाला जो बर्ताव है वो अलग होता है। और बहुत पहले तो ऐसा भी था कि जैसे कि एक ही काम के लिए औरत और मर्द अगर दोनों करते हैं, तो उनकी जो तनख्वाह होती थी वो औरतों को कम दी जाती थी और मर्दों को ज्यादा मिलती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि औरतों को कम देना ज्यादा सही है और मर्दों को औरतों से ज्यादा मिलना चाहिए। तो इस बिना पर जो फर्क होता था, वो उस फर्क की वजह ये थी, इस रवैये की का वजह यही था कि इनके जो जेंडर स्टीरियोटाइप था, यानी कि ये ख्याल, ये दकियानूसी ख्याल कि औरतें मर्दों से कमतर होती हैं, इसलिए उन्हें कमतर पेश करना चाहिए, ये इसी ख्याल का नतीजा होता है। इसके बाद जेंडर स्टेरियोटाइप के बाद रेस और एथनिसिटी यानी नस्लों का, हम इस नस्ल के हैं, वो उस नस्ल के हैं, ये ऊंची नस्ल है, ये छोटी नस्ल है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छी नस्ल है, वो बुरी नस्ल है, इस तरह के जो ख्यालात आते हैं, ये भी एक दूसरे तरह के स्टीरियोटाइप ही होते हैं। यानी कि इस बिना पर, नस्लों के बिना पर हम इस नस्ल से हैं, ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम ज्यादा अच्छे हैं, या वो उस नस्ल से ताल्लुक, उस खास नस्ल से उसका ताल्लुक है, इसलिए वो अच्छा नहीं है। ये रवैया जो निकल के सामने आता है, वो इसी स्टीरियोटाइप का नतीजा होता है, जिसे हम रेस, नस्ल और नस्ली दकियानूसी तस्वुरात कहते हैं, कि इसमें किसी खास नस्ल, किसी खास तरीके की नस्ली जो दकियानूसी ख्याल है उसको रखा जाता है, और उसके बिना पर ये कहा जाता है, या ये रवैये में ये फर्क आता है कि अगर किसी खास नस्ल से कोई इंसान ताल्लुक रखता है, तो वो खास नस्ल अगर अच्छी है तो हमारा रवैया अच्छा है, और अगर वो नस्ल हम खुद उसको मान लेते हैं कि ये नस्ल बुरी है, क्योंकि नस्ल अच्छी या नस्ल बुरी नहीं होती है, ये हम खुद मान लेते हैं कि ये काले नस्ल से ताल्लुक रखता है, ये गोरे नस्ल से ताल्लुक रखता है। तो वहां पर ये जो फर्क होता है, उस फर्क के बिना पर हमारा जो रवैया होता है वो नस्ली दकियानूसी तस्वुरात की वजह से होता है। तो स्टीरियोटाइप का ये भी एक बहुत खास रवैया है, जिसमें कि हम इस रवैये को मानते हैं कि जिसमें नस्ल के बिना पर हमारे रवैये में फर्क आता है। इसके बाद जिनसियात के दकियानूसी तस्वुरात, यानी कि जिनसियत के तौर पर, जिसमें ये है कि बहुत हम जिनसी रवैया भी है, जो वो एक फिक्स्ड है कि किस तरह के जिन्स वाले लोग किस तरह का रवैया करेंगे। लेकिन अगर जो दूसरी तरह की, जैसे कि हम जिनसी है या ट्रांसजेंडर जिनको हम कह सकते हैं, उन लोगों के बीच हमारा जो रवैया है वो बदल जाता है। वो इसलिए बदलता है क्योंकि हम उनके साथ इस तरह के जिनसियत के दकियानूसी तस्वुरात की वजह से उनसे अलग तरीके से पेश आते हैं, या हम उनके उस रवैये को सही नहीं ठहराते हैं, या उनसे हम
हमारा जो रवैया है वो अच्छा रवैया हम पेश नहीं करते हैं। तो जिनसियत के बिना पर, यानी कि जो फिक्स्ड फंक्शन है, यानी कि जो एक जिन्स का जो काम है, अगर उससे वो अलग होके होता है तो हमारे रवैये में बदलाव आ जाता है। जैसे हम जिनसियत के दकियानूसी तस्वुरात कह सकते हैं, या जिनसी स्टेरियोटाइप हम कह सकते हैं, कि सेक्सुअल स्टेरियोटाइप्स को हम कह सकते हैं, जिसके बिना पर हमारा रवैया या हमारा बर्ताव जो है वो बदल जाता है। इसके बाद रवैये के स्टीरियोटाइप के ही जो अलग अलग अक़साम है, उसी कड़ी में सोशल यानी कि समाजी तबकाती दकियानूसी तस्वुरात एक अलग तरीके का स्टीरियोटाइप है। यानी कि अलग तरीके का स्टीरियोटाइप कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आपको यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि समाजी तबकाती दकियानूसी तस्वुरात, कि हमारे समाज में जो अलग अलग तबके हैं उसके बिना पर भी हमारा जो स्टीरियोटाइप का जो हमारा जो रवैया है वो बदल जाता है। जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो बहुत आगे हैं, उनके साथ हमारा रवैया जो है वो अलग अलग ढंग से पेश आता है। जो लोग गरीब हैं या जो पिछड़े हुए हैं या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनके साथ हमारा रवैया दूसरे तरीके का होता है। और जो लोग ज़्यादा आगे हैं, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो लोग ज़्यादा अमीर हैं, जो लोग अच्छे तबके से जिससे जिनका रिश्ता होता है, उनके साथ हमारा रवैया जो है वो अलग ढंग का होता है। तो यहाँ पर समाजी तबकात के बिना पर भी हमारे जो कुछ दकियानूसी तस्वुरात होते हैं, कुछ दकियानूसी रवैया होता है हमारा, जो हमें दूसरों के साथ अलग अलग तरीके से पेश आने के लिए मजबूर करता है। इन समाजी तबकाती दकियानूसी तस्वुरात के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो माजूर हैं, यानी कि जो लोग डिसेबल हैं, किसी न किसी वजह से उनके जिस्म में या उनके दिमागी तौर पर भी डिसेबिलिटी होती है, तो उनके वो माजूर हैं। तो माजूर लोगों के साथ हमारा भी रवैया जो है वो बदल जाता है, कि हम ये समझने लगते हैं कि खास तरीके की माजूरी उनके साथ है तो ये वो खास तरीके का काम नहीं कर सकते हैं, कि अगर वो उनके साथ देखने की माजूरी है, चलने की है, तो वो चल नहीं सकते हैं या कहीं जा नहीं सकते हैं, देखने की है तो वो देख नहीं सकते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते हैं, कुछ समाज में कुछ अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के ख्यालात हमारे जहन में आ जाते हैं, जो कि हकीकी जिंदगी से बिल्कुल अलग होते हैं। हमारे सामने बहुत से ऐसे मिसाल होते हैं जो मिसाल हैं, अभी भी हैं, जो कि माजूरी के बावजूद, अलग अलग तरह की माजूरी होने के बावजूद वो अपने अलग अलग उसमें फील्ड में बहुत आगे हैं, या वो अपने ऊपर है, इंडिपेंडेंट है, वगैरह वगैरह है। जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक डांसर थी, एक जो कि बहुत अच्छा रक्स करती थी, एक रक्कासा, जो कि और उसके एक एक्सीडेंट में उसके पैर चले गए। तो पैर चले जाने के बाद उस रक्स करने का जो काम था उसका, वो तो बंद हो गया। हमारे जहन में साफ यही बात पहले आती है कि अब वो कैसे रक्स कर सकती है, क्योंकि रक्स करने का काम बिना पैरों के नहीं हो सकता है। लेकिन उसने रक्स की दुनिया में ही अपना बहुत अच्छा नाम किया, और अब उस माजूरी के साथ ही वो रक्स करती है। शायद आप लोगों को उसका नाम पता होगा। तो वो एक मिसाल है जो कि इस स्टीरियोटाइप के रवैये को खारिज करती है। यानी कि फिर हमारा ये जो रवैया कि ये खास तरह के माजूरी वाले लोग खास तरह के काम नहीं कर सकते हैं, या उन्हें उस तरह के काम से हटा देना चाहिए, या उनसे इस तरह का काम नहीं होगा, तो ये इस तरह का हमारा स्टीरियोटाइप भी ओपिनियन हो सकता है या रवैया हो सकता है, हकीकी रवैया नहीं हो सकता है। इसी के साथ इसी कड़ी में एक और स्टीरियोटाइप बिहेवियर या स्टीरियोटाइप रवैया जो हमें देखने को मिलता है, और आजकल बहुत ज्यादा ये बढ़ भी रहा है, कि एज से रिलेटेड, यानी कि उम्र की दकियानूसी तस्वुरात। उम्र के दकियानूसी तस्वुरात में हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, लोग
लोगों के काम करने की जो कैपेसिटी है, जो सलाहियत होती है, वो घटती जाती है, या वो उस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उनके अंदर कमज़ोरी हो जाती है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। लेकिन हमने हमारे सामने, हमारे आसपास के मुआशरे में ऐसे भी कई मिसाल कायम है जो कि उम्र के होते हुए भी जिनका काम उन लोगों से कहीं ज्यादा अच्छा है, जो लोग कम उम्र के हैं, या जो लोग अभी ज्यादा उम्र के नहीं हुए हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमारा जो रवैया है कि उम्र या उम्र की वजह से काम करने में कोई रुकावट होती है, ये भी एक दकियानुसी तसव्वुरात ही के सिवा और कुछ नहीं है। इसके अलावा इसी कड़ी में, यानी कि दकियानुसी तसव्वुरात के अलग अलग इकसाम में हम ये देखते हैं कि नेशनलिटी यानी कौमियत की दकियानुसी तसव्वुरात भी हैं। यानी कि ये इस कौम का है तो ज्यादा बेहतर है, उस दूसरे किसी कौम का है, किसी खास कौम से ताल्लुक रखता है तो वो बेहतर नहीं है, या उस कौम के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, वगैरह वगैरह। ये ख्यालात भी हमारे हमारे अंदर जो आते हैं, और उस ख्यालात की वजह से जो हमारा रवैया होता है, उसे हम कौमियत के दकियानुसी तसव्वुरात कहते हैं। यानी कि किसी खास कौम के लिए हमारा जो रवैया होता है अगर बेहतर है, तो हम उस तरह उसके लोगों को भी बेहतर बेहतर समझते हैं, या उनके लोगों के साथ हमारा जो सुलूक होता है वो बेहतर होता है। और किसी खास कौम के साथ हमारा अगर रवैया बेहतर नहीं है, या हम उसके साथ जो हमारा तालमेल है वो सही नहीं है, तो हम उनके लोगों के साथ भी हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो रवैया होता है, वो फेवरेबल नहीं होता है। इसके बाद रिलीजन यानी कि मजहब, मजहबी दकियानुसी तस्वुरात में हम ये देखते हैं कि हम मजहब के बिना पर किसी खास इंसान को, किसी खास कम्युनिटी को के साथ हमारा जो रवैया है वो या तो सही होता है या फिर सही नहीं होता है। किसी खास मजहब को हम बहुत ज्यादा तरजीह अगर देते हैं, तो उनके लोगों के साथ हमारा रवैया बहुत अच्छा हो सकता है, और अगर किसी खास लोगों के साथ, किसी खास रिलीजन के साथ हमारा रवैया सही नहीं है, या हमारा जो एटीट्यूड है वो फेवरेबल नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि उस मजहब से ताल्लुक रखने वाले सारे लोग भी वैसे ही होंगे, या उस मजहब के सारे लोगों के साथ जो हमारा एटीट्यूड होता है, हमारा रवैया होता है, वो बहुत फेवरेबल ना होता है, या फिर उसके साथ हम ज्यादा अच्छे तरीके से सुलूक नहीं कर पाते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल स्टीरियोटाइप है, यानी कि सियासी दकियानुसी की किसी खास तरीके के सियासत से हम मुतासिर होते हैं। बहुत सारे सियासी अलग अलग तरह की कम्युनिटी है, पार्टी है, जिसमें हम किसी खास से अगर मुतासिर हैं तो हमारा रवैया उसके लिए बहुत अच्छा है, और किसी खास तरीके के पार्टी से या किसी खास तरह की सोच से हमारा जो रवैया है वो मेल नहीं खाता है, वो तालमेल नहीं बैठता है अगर, या हम उससे उससे वो हमारे पसंद के हिसाब से नहीं होता है, तो हम उसके साथ हमारा रवैया भी जो है वो अच्छा नहीं होता है, या हम उसके साथ अच्छा सुलूक नहीं कर पाते हैं। उसके लोगों के साथ, उस कम्युनिटी के लोग के साथ, उस पार्टी के लोगों के साथ हमारा जो सुलूक है वो हुस्न सुलूक ना हो करके बद अखलाक हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हम उसके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आ सकते हैं। तो इसके पीछे वजह ये होती है कि हम सियासी दकियानुसी तस्वुरात से मुतासिर होते हैं। उस खास तरीके की कम्युनिटी में या उस खास तरीके की कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों में कोई खराबी नहीं होती, कोई उस चीज के पीछे कोई हकीकत नहीं होता है, लेकिन चूंकि हम उस खास तरीके के सियासी दकियानुसी तस्वुरात से मुतासिर होते हैं, या हम उस खास तरीके की पार्टी से, उस कम्युनिटी से मुतासिर है, तो उसकी वजह से हम उसके जितने भी मेंबर हैं, उसके जितने भी लोग हैं, उनके साथ हमारा जो रवैया है वो नेगेटिव हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है, दोनों हो सकता है। खास तौर पर अगर अच्छा रवैया है तो पॉजिटिव होगा, और अगर बुरा है तो वो नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सियासी दकियानुसी तस्वुरात के बहुत सारे अक़साम हैं, और इन सब की वजह जो है, इसकी वजह हकीकी कुछ भी नहीं होती है। ये हम हमारा जो जहन है, हमारा जो कॉग्निशन है, हमारा जो दिमाग है, वो इसके बारे में कुछ न कुछ ऐसी बातें जो हैं वो बिठा लेते हैं, जो कि उस दकियानुसी
तस्वुरात की वजह बनती है और जिसकी वजह से हमारा रवैया उससे मुतासिर होता है और हम उस तरीके से रवैया करने लगते हैं कि या तो अच्छा रवैया पेश करते हैं या फिर बुरा रवैया पेश करते हैं। दकियानूसी तस्वुरात के फंक्शन के तौर पर फिर ये कह सकते हैं कि तब कॉग्निटिव माइजर पर्सपेक्टिव होता है ये, यानी कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारी जो जहन है, उसमें हमारे जो देखने की, सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, उसमें कंजूसी होती है, यानी कि हम खुल करके नहीं समझते हैं, हम खुल करके उसको सोचना समझना या उसको फैसला करने की सलाहियत हमारे अंदर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो सिकुड़ जाता है या कम कुन जहन होके हम उस चीज को संकरे माने में देखते हैं, यानी कि हम उसके खुलेपन में जाकर के उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उसके सक्रिय रूप को ही हम समझने की कोशिश करते हैं और उसी हिसाब से हमारा जो रवैया होता है या हमारी जो सोच जहां तक जाती है, हमारा रवैया उससे मुतासिर होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि दकियानूसी तस्वुरात की जो अफ़ाल हैं, जो फंक्शन है, वो ये है कि हमारी जो सोच है वो सिकुड़ जाती है, वो छोटी हो जाती है या उसमें कंजूसी हम करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छे तरीके से सोचने समझने की सलाहियत नहीं रख पाते हैं। अब यहाँ पर जब इतनी सारी गुफ्तगू हो गई है दकियानूसी तस्वुरात की, तब इसकी कुछ मिसाल को यहाँ पर रखना बहुत जरूरी है ताकि इसका जो आईना है वो आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से पेश हो और आप उसे अच्छे तरीके से समझ सके। तो मिसाल के तौर पर हम ये मान सकते हैं कि कुछ दकियानूसी जो स्टेटमेंट है या जो ख्याल है वो ये हो सकते हैं कि जैसे हम ये कहें कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो बड़े लापरवाह होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जितने सारे जो सियासतदान हैं वो सारे के सारे बेईमान हैं, या और हम ये कहें कि जो लड़के होते हैं वो मैथ्स में, यानी कि अगर हम उसको एक मैथ्स का जो सब्जेक्ट है अगर वो उसकी बात करें तो उसमें लड़के जो हैं वो लड़कियों से बेहतर होते हैं, जो फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं वो ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे बहुत अमीर हैं वो बहुत सेल्फिश होते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम ये कहें कि जो एशियंस हैं वो दूसरे लोगों से मैथ्स में ज्यादा अच्छे होते हैं। कुछ और मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं जो कि आप दूसरे स्लाइड में देख सकते हैं यहाँ पर, कि अगर हम ये कहें कि जो लोग चश्मा लगाते हैं, यानी कि जो लोग ऐनक या चश्मा लगाते हैं, ग्लास पहनते हैं, वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। जितने सारे डॉक्टर्स हैं वो बड़े अमीर होते हैं, जितनी सारी माएँ हैं वो बहुत ज्यादा प्यार करने वाली और अपने बच्चों को समझने वाली होती हैं, या फिर ये समझें कि जितने सारे लंबे लोग ही अच्छे बास्केटबॉल के खिलाड़ी हो सकते हैं, जो लोग छोटे हैं वो अच्छे खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जितने सारे पॉलिटिशियंस हैं वो सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में और अपने को ही ज्यादा अच्छे पोजीशन पर रखने की बात सोचते हैं, यानी कि वो अपने से ऊपर के लोगों की बात नहीं सोचते हैं। ये सारे जितने सारे भी स्टेटमेंट है, जितने सारे भी ओपिनियन आपके सामने रखे गए, ये सारे के सारे दकियानूसी तस्वुरात की मिसालें हैं जिसमें कि हकीकत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर बहुत अमीर हो, कोई जरूरी नहीं है कि सारी माएँ भी बहुत ज्यादा प्यार करने वाली और बहुत बच्चों को समझने वाली होती है। कुछ मिसालें ऐसी भी होती हैं जो कि हमने देखी हैं कि माएँ भी अपने बच्चों से उतना प्यार नहीं करती हैं जितना कि एक माँ को करना चाहिए, या फिर जितने सारे लंबे लोग हैं वही बास्केटबॉल खेल सकते हैं वगैरह वगैरह। तो जितनी तरह की भी हम बातें कहें तो उसमें ये बात खुल करके सामने आती है कि ये जो दकियानूसी तस्वुरात हैं उसमें हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये हमारी पहले से चली आ रही सोच या हमारे दिमाग की जो छोटी सोच होती है उसका नतीजा होता है। इसके बाद स्टीरियोटाइप या दकियानूसी तस्वुरात के बाद उससे जुड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो है तासुब, यानी कि तासुब में जैसा कि आप अपने स्लाइड में यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे आंखों पर पट्टी बंधी होती है, यानी कि हम बिना देखे, बिना सोचे, बिना सब सही जाने किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी कम्युनिटी के बारे में, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में और उसके सभी लोगों के बारे में एक ऐसा गलत थॉट
अपने दिमाग में बसा लेते हैं, एक ऐसी गलत गलत सोच अपने दिमाग में हम बिठा लेते हैं जो कि हकीकत से बिल्कुल अलग होती है। यानी कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आंखों पर पट्टी बांध करके अगर हम किसी के बारे में सोचें या किसी के बारे में कोई राय कायम करें तो वो राय हमेशा से गलत ही होगी। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर इस बात की इस सवाल का जवाब मांगा जाए कि आखिर तासुब क्या है, तो तासुब और कुछ नहीं है बल्कि एक नेगेटिव जजमेंट है। यानी कि एक ऐसा फैसला है जो कि बिना सोचे समझे, बिना जाने या सच की पहचान किए बिना हम एक राय कायम कर लेते हैं किसी भी इंसान के बारे में या किसी कम्युनिटी के बारे में, जो कि सीखा हुआ एक बिहेवियर है। यानी कि हम ये ऐसा जो तासुब का जो बिहेवियर है या तासुब का जो बर्ताव है वो लेकर के पैदा नहीं होते हैं, बल्कि अपने मुआशरे में उसे सीखते हैं। बाकी चीजों की तरह हम भी उस चीज को लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं। और ये चीज हम लर्न करते हैं स्टीरियोटाइप यानी कि दकियानुसी तस्वुरात के बिना पर, कि वो जो ख्यालात जो चले आ रहे हैं, वो जो सोच हमारे अंदर, जो संकरी सोच जो जिसमें कोई फैक्ट नहीं है, जिसमें कोई हकीकत नहीं है, उसी सोच के बिना पर जो राय हम कायम करते हैं वो तासुब है। ये इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्री मैच्योर जजमेंट है। यानी कि प्री मैच्योर जजमेंट का मतलब है कि हम पहले से बिना कुछ सोचे समझे इस चीज को कायम करते हैं। इसके लिए भी इसमें तासुब के भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम हैं, जिसमें कि फिर वही बातें, वो सारी बातें ही सामने आती हैं जो कि दकियानुसी तस्वुरात से ताल्लुक रखती थी, जिसमें कि नस्ली है, तासुब है, उम्र से रिलेटेड है, मजहब से वाबस्ता है, और सेक्स से यानी कि जिन्स से वाबस्ता है। इन सब से अलग अलग तरीके के जो तासुब हम अपने अंदर पैदा करते हैं या अपने अंदर बना के बैठते हैं कि इस उम्र के लोग हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, या इस खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, खास तरीके के नस्ल के लोग जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा अब यहाँ पर सवाल यह है कि कैसे तासुब किसी शख्स को किस तरह मुतासिर करता है। यानी कि तासुब जो है वो किसी इंसान के बर्ताव को कैसे मुतासिर करता है। तो यहाँ पर वो अलग अलग तरीके से इस तरह से मुतासिर करता है कि जैसे हमने देखा कि स्टीरियोटाइप में, यानी कि दकियानुसी उसमें जो हमने देखा कि हमारी जो सोच होती है वो गलत होती है। ये तो गलत सोच के बिना पर हम जिस तरीके से दूसरे लोगों के साथ पेश आते हैं, उसकी वजह से दूसरे लोगों के साथ हमारा जो रिश्ता है वो सही नहीं होता है। यानी कि या हम क्या करते हैं कि दूसरे लोगों को कम मानते हैं कि उस ग्रुप के लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, या वो चीजें अच्छी नहीं है, या उस मजहब के लोग अच्छे नहीं है, उस नस्ल के लोगों में ये खराबी है। तो इस बिना पर हमारा जो रवैया है वो मुतासिर होता है, और दूसरे लोग उससे दूसरे लोगों के साथ भी हमारा जो रवैया है वो भी अलग अलग हो जाता है। इसके बाद तासुब के जराए, तासुब के जो अलग अलग जराए हैं, यानी कि तासुब कैसे पैदा होता है, कैसे हम किसी इंसान के लिए किस तरह का तासुब जो है वो पैदा करते हैं। तो ये इसके जराए भी बहुत सारे हैं, जिसमें कि कुछ इमोशनल जराए हैं, कुछ कॉग्निटिव हैं, कुछ सोशल है, वगैरह वगैरह। जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर है थ्रेट्स टू सेल्फ स्टीम। यानी कि हम किसी ग्रुप में रहते हैं और उस ग्रुप के लोगों को हम अच्छा मानते हैं, यानी कि जिस ग्रुप में स्थित हमारा ताल्लुक है उस ग्रुप को हम अच्छा मानते हैं, और जिस ग्रुप से हमारा ताल्लुक नहीं है उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। तो हम यहाँ पर जिस ग्रुप में रहते हैं वहां पर हम अपने ग्रुप के लोगों के साथ जब पेश आते हैं तो वो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो ग्रुप की जो फीलिंग है वो कहीं खत्म ना हो जाए, या उसमें हमको ये डर, इस बात का डर होता है कि कहीं हम जो दूसरे ग्रुप के साथ जो हमारा जो सेल्फ स्टीम है वो कम ना हो जाए। इसकी हमको इस खतरे की वजह से हम अपने ग्रुप को ज्यादा सपोर्ट करने लगते हैं या अपने ग्रुप को ज्यादा पसंद करने लगते हैं। इसके बाद है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। यानी कि हमारे आसपास या हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम जो हमारे लिए रिसोर्सेज हैं या हमारे लिए
अहम है या जिसकी हमें जरूरत होती है, तो उन चीजों की का जिस चीज का जितना वैल्यू होता है, जिस चीज की कीमत जितनी होती है, उसके हिसाब से हमारे उसके लिए कंपटीशन यानी कि उसकी जो लड़ाई होती है वो ज्यादा होती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मिसाल के तौर पर हम ये माने कि जैसे अब हमें जमीन की जरूरत है, हमें स्कूल की जरूरत है, हमें बाकी रिसोर्सेज की जरूरत है, पानी की जरूरत है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हम भी उतने ही कोशां होते हैं जितने कि दूसरे लोग को कोशां होंगे, यानी कि उनको भी उस चीज की उतनी जरूरत होगी। तो इस रिसोर्सेज की जो लड़ाई होती है, इसकी लड़ाई के लिए हम अपने ग्रुप के लोगों का ज्यादा फेवर करते हैं और दूसरे ग्रुप के लोगों को का फेवर कम करते हैं। यानी कि अगर जो दो लोग हैं या दो ग्रुप हैं, तो वो किसी चीज के लिए अगर ये कर रहे हैं, लड़ाई करते हैं या उस चीज को वैल्यू करते हैं, उस चीज को वो लेना चाहते हैं, तो हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम अपने ग्रुप के लोगों का फेवर करते हैं, ना कि दूसरे ग्रुप के लोगों का फेवर करते हैं। और इसी चीज को नाम दिया गया है द रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, यानी कि जो चीजें हमारे लिए जो सोर्सेज हैं हमारे पास हैं, वो सोर्स अगर लिमिटेड है यानी कि कम है, तो उसको उससे निकलने के लिए या उस चीज को हासिल करने के लिए जो लड़ाई होती है, जो कन्फ्लिक्ट होता है, उससे उसमें हम अपने ग्रुप का फेवर करते हैं और इससे प्रेजुडिस जो है या तासुब जो है वो पैदा होता है। इसके अलावा सोशल कैटेगराइजेशन थ्योरी, यानी कि सोशल कैटेगराइजेशन थ्योरी इस बिना पर काम करती है कि हम या तुम, यानी कि हम का मतलब हम जिस ग्रुप में रहते हैं यानी कि इन ग्रुप, और तुम का मतलब यानी कि आउट ग्रुप यानी कि दूसरे लोग जिसमें रहते हैं। तो सोशल कैटेगराइजेशन जो थ्योरी होती है वो इस बिना पर होती है कि हम जितने भी तरह के हमारा जो रवैया होगा वो हमसे अगर रिलेटेड है, यानी कि हमारे ग्रुप से, हमारे इन ग्रुप से अगर वो ताल्लुक रखता है, तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो दूसरे लोगों से ताल्लुक रखता है तो वो ठीक नहीं है, यानी कि फिर तब यहाँ पर बात आती है कि हम ये मानते हैं कि दूसरे ग्रुप वाले लोगों का जो रवैया है वो सही नहीं है और हमारे ग्रुप का जो रवैया है वो सही है। अब जब यहाँ पर ये बातें सामने निकल के आती हैं कि किस किस तरीके से तासुब जो है वो पैदा होते हैं, तो जब तासुब पैदा हो गया हमारे अंदर, तब हमारे अंदर जो हमारा जो रवैया होता है वो पैदा होता है, वो पैदा करता है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि इम्तियाज। अब इस सोच को, जो कि स्टीरियोटाइप है, जो कि प्रेजुडिस है, यानी कि जो गलत ख्याल, जो बिना जाने समझे हम जो एक गलत राय जो कायम करते हैं किसी भी इंसान या किसी ग्रुप के बारे में, उसको हम अंजाम देने का काम करते हैं, यानी कि हम उसे अपने बर्ताव के जरिए दिखाते हैं कि इस तरीके का खास तरीके का बर्ताव करने से ये जाहिर होता है कि हम किस तरीके से अपने और अपने दूसरे लोगों के साथ इम्तियाज पेश करते हैं या यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन में ये बात आती है, डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें या इम्तियाज की हम बात करें, तो ये एक ऐसा फैसला है, एक ऐसा एक्शन है कि वो किसी भी ग्रुप को, किसी भी इंसान के किसी भी जात हो, किसी भी उम्र या किसी भी तरह के लोगों के बीच जो काम है उसको अलग करने का, उसको उनके बीच में फर्क करने का जो काम है वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। या हम फिर ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या करता है, डिनाई करना, इनकार करना, रिफ्यूज करना, यानी कि दूसरे लोगों को मना करना। किसी भी काम को, किसी के भी काम को अगर हम मना करते हैं, इनकार करते हैं, तो वो डिनाई है। या अगर किसी चीज में किसी को रखने से, किसी को काम में लगाने से अगर हम इनकार करते हैं तो वो रिफ्यूजल है। इसके भी अलग अलग शक्लें हैं, अलग अलग फॉर्म है, जिसमें कि हम 3 तरीके की जो इसकी शक्लें हैं वो खास है। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन के या इम्तियाजी सलूक की अलग अलग शक्लें हैं और उसमें 3 शक्लें जो है वो खास हैं, जिसमें कि पहला है रिलक्टेंस टू हेल्प, दूसरा है टोकनिज्म और तीसरा है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि रिलक्टेंस टू हेल्प में है कि मदद करने में हिचकिचाना, किसी खास ग्रुप को मदद करने में हम हिचकिचाते हैं, यानी कि हम इस बात से इनकार करते हैं कि इस ग्रुप से चूंकि उसका ताल्लुक है इसलिए हम उसको मदद करें या ना करें। इसके बाद जो दूसरा
डिस्क्रिमिनेशन की जो दूसरी शक्ल है वो है टोकनिज्म। तो टोकनिज्म में क्या होता है कि किसी खास तरह के जो ग्रुप हैं जिनसे कि हमें एतराज है या जिनको हम अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहते हैं, उसके लोगों को हम उनमें से किसी एक को अपने ग्रुप में इसलिए रखते हैं ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके कि हम किसी खास तरह के ग्रुप से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। तो एज ए टोकन हम उनको अपने ग्रुप में शामिल करते हैं कि उनके रहने से इस बात का की चर्चा नहीं होगी कि किसी खास तरह की ग्रुप से हमें हमारा जो बिहेवियर है वो मुतासिर है या हमारा जो बर्ताव है वो उनसे अलग होता है। इसके बाद रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन में यहाँ पर आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये होता है कि जैसे कि स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि फ्री स्पीच जोन है, यानी कि यहाँ पर बोलने की इजाजत है, आप आराम से बोल सकते हैं, लेकिन जिसे बोलना है उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। क्यों पट्टी बंधी है कि कौन बोलेंगे? सिर्फ खास तरह के लोग ही बोलेंगे, कि व्हाइट प्रिविलेज, कि जो लोग व्हाइट हैं वो ही सिर्फ बोलेंगे और बाकी लोग नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि उल्टा इम्तियाजी सलूक या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन में ये होता है कि उन लोगों को हम शामिल तो करते हैं लेकिन उन्हें हम किसी तरीके का ज्यादा इख्तियार नहीं देते हैं। अब स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को समझने के बाद ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इनको कम किया जाए। इन तीनों को कम करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो इनको कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे पहले तो सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी में हम जहाँ ये जानते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन के जरिए सीखते हैं, देख करके सीखते हैं, मॉडलिंग के जरिए सीखते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम एक मिसाल इस तरह की रखें ताकि जो लोग हमारे आसपास हो वो अगर इस चीज को देखें, समझें या देख करके जो सीखें, या हमारे अपने मुआशरे में जो हम पेश आते हैं लोगों के साथ, तो वहां पर हम इस चीज को रखें कि लोग इस चीज को समझ सकें कि देख करके या समझ करके भी इस तरीके के ख्यालात को कम किया जा सके। इसके बाद इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, यानी कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में जितना ज्यादा हमारा रिश्ता बनेगा, इस तरह की चीजें अपने आप कम हो जाएंगी, क्योंकि हमें उनकी असलियत इसी से पता चलेगी कि जितना हमारा आमना सामना होगा, जितना हमारा तालमेल बढ़ेगा उनसे, हम लोगों के बीच को लोगों के फासले को कम करने में ज्यादा कामयाब होंगे। और इसलिए आलपोर्ट ने बताया है कि अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के कांटेक्ट में आता है तो उससे भी बहुत हद तक प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप का जो बिहेवियर होता है वो कम हो सकता है। इसके बाद रिकैटेगराइजेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे कि हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम अपने ग्रुप को फेवर करते हैं, दूसरे ग्रुप को फेवर नहीं करते हैं। तो अगर जैसे बात होती है कि पूरे हिंदुस्तान में के अलग अलग जो स्टेट हैं उनकी अगर बात होती है तो ऐसे में हम अपने स्टेट को फेवर करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो हम बिहार को फेवर करेंगे, अगर हम दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं तो हम दिल्ली को फेवर करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर जब बात आती है कि इंटरनेशनल बात आती है तो हम फेवर करेंगे अपने मुल्क को, यानी कि इंडिया को। जब बात आती है इंडिया की, यूरोप की, अलग अलग मुल्कों की बात आती है तो वहां पर हम फेवर करने लगते हैं अपने मुल्क को। तो इसे रिकैटेगराइजेशन कहा जाता है। तो यानी कि कैटेगराइजेशन से अलग आगे बढ़ करके जब हम बढ़ते हैं तो उससे भी काफी हद तक जो तासुब है वो कम हो सकते हैं। इसके अलावा गिल्ट फीलिंग, जो तासुब और स्टीरियोटाइप से हमारे अंदर जो गिल्ट फीलिंग होती है उसको भी दूर करके हम काफी हद तक इसे कम कर सकते हैं और नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को अपने अंदर खत्म करके और समाजी जो इन्फ्लुएंस है उससे भी काफी हद तक तकैनुसी जो तस्वुरात हैं वो कम होते हैं या खत्म हो सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको इस क्लास से काफी फायदा हुआ होगा और आप लोगों को रवैये और बर्ताव के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो साफ समझ में आ गई होंगी। और इंशाल्लाह फिर अगले क्लास में आपके साथ एक नए उन्वान के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।